देखो आज बेटा मैं सीधे आपके पास एक मतलब क्वेश्चन का डिटेल लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे हमारे पास देखो ये दे रखा है एक सोडियम, इसकी परसेंटेज हमें दे रखी है देखो 14.38, सल्फर की दे रखी है 90.92, ठीक है। हाइड्रोजन की हमको दे रखी है बेटा 6.20, ऑक्सीजन को हमें दे रखी है 69 पॉइंट है ना 60, ठीक है। ये परसेंटेज है बेटा, कोई सॉल्ट है जो सोडियम सल्फर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ठीक है बेटा। ठीक है ना। कंपाउंड मतलब क्वेश्चन में शुरू से पढ़ता जा रहा हूँ। ए कंपाउंड कंटेनिंग सोडियम सल्फर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गेव द फॉलोइंग रिजल्ट ऑन एनालिसिस। ठीक है, आपने एनालिसिस करी और उस पर ये रिजल्ट है क्लियर कि सोडियम उसमें क्या है 14.28, अच्छा 14.28, 38 नहीं 14.28, और सल्फर है 9.92% है ना, ये इसकी परसेंटेज हो गई, ये इसकी परसेंटेज हो गई, और हाइड्रोजन की परसेंटेज है 6.20%। अच्छा ऑक्सीजन की इसमें दे नहीं रखी है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की परसेंटेज इसमें दे नहीं रखी है, मेरे को शुरू में ही दे रखा था कि ये कंपाउंड कंटेनिंग सोडियम सल्फर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द फॉलोइंग रिजल्ट आर फाउंड इन ऑन एनालिसिस कि हाइड्रोजन सोडियम इज 42 14.28%, सल्फर इज 9.92%, हाइड्रोजन इज 6.20। ऑक्सीजन की परसेंटेज नहीं दे रखी, तो इसमें बेटा हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, 100 में से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी वो कितनी आ गई 69.60, ठीक है बेटा। इस साल मैंने आपको बताया एक सॉल्ट 4 एलिमेंट्स मिलकर बना है, 3 की परसेंटेज दी है, एक की नहीं दे रखी, तीनों को ऐड करो 100 में से डिडक्ट कर दो, तो आपके पास उसके आगे क्या दे रखा है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है ऑन ए ऑन ओ आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है ऑफ एन एनहाइड्रस कंपाउंड, एक एनहाइड्रस कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है, और एक ऑल द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन द कंपाउंड आर प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन। अच्छा आपको देखो कई कई कंडीशन दे रखी है, जो भाई मॉलिक्यूलर है ना फार्मूला आपको बताना है क्या होगा, और साथ में एक कंडीशन और क्या दे रखी है कि ऑल द ऑल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना, एक कंडीशन और आपको क्या गिवन है, ऑल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है बेटा, इन द कंपाउंड आर प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन, मतलब जितने हाइड्रोजन है ना, आर प्रेजेंट विद ऑक्सीजन। अब आप बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड जनरली क्या मिलता है, वाटर। तो जितने भी इसमें हाइड्रोजन आएंगे एटम निकल के, वो सारे के सारे बेटा क्या है, ऑक्सीजन के साथ है एज वाटर, और किसकी तरह एज वाटर। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंपाउंड तो हाइड्रोजन पर भी है, ठीक है नहीं, तो वो क्या है, ऑल द हाइड्रोजन ऑल द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट विद ऑक्सीजन एज ए वाटर, ठीक है। ये कंडीशन गिवन है। और व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉल्ट, ये जो क्रिस्टलाइन सॉल्ट होगा उसका स्ट्रक्चर भी पूछे कि what is the structure of that crystalline salt, और साथ में क्या दे रखा था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉल्ट। एक चीज और दे रखी है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट, वो भी हमको दे रखा है, वो कितना दे रखा है 322, ठीक है। देखो ये चीजें गिरी है। अब देखो मैं क्वेश्चन से एक बार थोड़ा ब्रेक करके हो गया, तो आप लोगों को शायद कुछ कंफ्यूजन है, तो पूरा बता देता हूँ। क्वेश्चन है, एक क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट भी क्रिस्टलाइन है, कि इन ए क्रिस्टलाइन सॉल्ट, इन ए है ना क्रिस्टलाइन सॉल्ट। क्रिस्टलाइन सॉल्ट तो आपको पता होगा, ये 10th में देखो एसिड बेस एंड सॉल्ट के चैप्टर थे बेटा, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर था, तो वहां पर आते थे सॉल्ट में, तो वहाँ एक आता वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्रिस्टलाइन सॉल्ट, तो समझ में आ गया, जिप्सम वगैरह थे, इप्सम था, याद है CaSO4.2H2O या CaSO4.5H2O। तो जब वाटर मॉलिक्यूल एज ए मतलब ट्रैप होते थे, तो एज ए ना जो हमारा आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल मिलता है उसमें वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाते हैं, तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं उसको, याद आ गया। अच्छा तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो ये तो क्लियर हो गया, इन सबसे मिलके बनेगा, और उसमें कुछ वाटर एज ए है ना क्रिस्टलाइन वाटर की तरह, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह प्रेजेंट होगा।
तो किस से मिलकर बना है, सोडियम सल्फर हाइड्रोजन। क्या क्या परसेंटेज है ये, ऑक्सीजन की हमने लिखा। साथ में एक कंडीशन और क्या गिवन है कि जितने भी हाइड्रोजन इस सॉल्ट में आएंगे, क्रिस्टलाइन सॉल्ट में, वो ऑक्सीजन के साथ ही प्रेजेंट है। क्लियर पॉइंट, सारे हाइड्रोजन और एज ए वाटर के। और ये क्रिस्टलाइन जो सॉल्ट है बेटा, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आपको दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, वो मॉलिक्यूलर मास 300। ठीक है, चलिए बच्चों, सबको क्वेश्चन समझ में आए? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपना वही बेटा। तो देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हम केवल इंपेरिकल फार्मूले की हेल्प से बता सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमें इंपेरिकल निकालना है, और जो जो कंडीशन इसमें गिवन है ये हमारे लिए हेल्पफुल। तो इंपेरिकल के लिए तो वही तरीका है बेटा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा टॉपिक क्या होता है याद करो, सिंबल। ठीक है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, सबसे पहली चीज तो यही बनती है, सिंबल ऑफ एलिमेंट। ठीक, अगला हमारे पास क्या आता है, याद करिए, एटॉमिक मास। है ना, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, थर्ड वन क्या होता है हमारे पास बेटा, याद करो, मोल। इन दोनों को डिवाइड करके हम क्या निकाल लेते हैं, है ना, मोल। और मोल जब बेटा हमारे पास आ जाता है तो क्या निकालते हैं हम, सिंपल मोलर रेशो। सिंपल मोलर रेशो, सिंपलेस्ट मोलर रेशो बोल सकते हैं। ठीक है, और अगेन क्या था, सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशो। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये चीज़ें बन गई हैं। अब देखो, वही हमारे पास क्या है, सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सोडियम कितना है 14.28, ये कितना है 9.92, ये क्या है 6.20, और वो हमारे पास दी हुई नहीं थी बट हमने निकाल ली, तो हमारे पास 69 है ना। ओ सॉरी, है ना, हमारे पास क्या है, एक चीज़ हम लिखना भूल गए था। ठीक है, चलो यहाँ ऐड कर देते हैं वो। एक कॉलम में सबसे पहले हमारे पास सिंबल ऑफ एलिमेंट के बाद क्या होता है, गिवन परसेंटेज, है ना, गिवन मास, है ना, और परसेंटेज बाय मास। सबसे अगले कॉलम में आता है एटॉमिक मास। ठीक है बेटा, और उसके अगले कॉलम में आता है मोल। ठीक है, तो कोई गलती जाती है अभी हमसे। अब सोडियम का मास कितना होता है एटॉमिक 23, सल्फर का कितना 32, ऑक्सीजन का कितना 1, ऑक्सीजन और सॉरी हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का कितना 60। ठीक है, एक हम चीज बोलते हैं मोल निकालना। तो वो क्या होता है बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पे क्या बनेगा 9.92 अपॉन 32। ठीक है बेटा, इसमें क्या बनेगा हमारे पास 6.20 अपॉन 1, ये 69.60 अपॉन में क्या आएगा 60। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा जब हम इसको जाएंगे 14.28। ठीक, तो इसको जब हम बेटे डिवाइड करेंगे तो हमारे जो मोल बन के आएंगे वो आएंगे 0.62, 0.62, उसके बाद 0.31, 0.31, उसके अगले जाएंगे 6.20, 6 है ना 20, और हमारे पास 4.37, 4.35। तो हमारे ये मोल है। तो याद करो, हमने इसमें क्या बताया था कि जो सबसे छोटा नंबर होता है, सबसे कम मोल्स होते हैं, हम उससे सबको डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 0.31, 6.20, और इनके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, देखो 0.31, 4.35 डिवाइडेड बाई 0.3। ठीक है, तो हम इस सब से जब करेंगे तो हमारे पास डिवाइड करेंगे, आप सिंपली देखो, ये 2 बना, ये 1 बना। 6.20 को जब बेटा हम 0.31 से डिवाइड करेंगे, ये आपका जाएगा 20 टाइम्स, और ये आपका जाएगा 40 टाइम्स। ये आप कैलकुलेशन घर पे जाके करके देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारे पास ये कैलकुलेशन है। और इसके अब आगे बढ़ोगे तो ये तो सब सारे के सारे किस में आ गए बेटा, देखो होल नंबर ही आ गए। तो जो सारे सारे होल नंबर आ गए, तो मैंने आपको क्या बताया था कल, कल 4 कंडीशंस बताई थी, याद है आपको, सारे होल नंबर आ जाए तो होल नंबर रेशो में हम यही चीज़ों को रिपीट कर देते हैं। अगर ये नहीं आते, कोई 0.5 में आता, बाकी सारे होल नंबर होते हैं और एक या दो 0.5 होते, तो हम सबको डबल कर देते हैं। है ना, यहाँ पे अगर क्या होता, पॉइंट किसी होल नंबर के बाद जैसे 0.1 या 0.9 होता, तो हम पहले वाला या बाद वाला कर देते राउंड ऑफ में। और अगर बचे हुए 0.2, 0.3, 0.4 या 0.6, 0.7, 0.8 होता, तो हम मल्टीप्लाई करते जाते, और जो नियरेस्ट वैल्यू होल नंबर की नियर रहती है हम उसको करते, और जो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं वही बाकी सबको मल्टीप्लाई करते हैं। याद है ये 4 कंडीशन। अब देखो उन्हीं में से एक कंडीशन यहाँ। तो अब इसका देखो जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा वो हमारे पास क्या है
है ना, यहाँ से जो निकल के आएगा ये क्या आएगा, है ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, और वो क्या निकल के आएगा बेटा हमारे पास, आपको भी बताओ एम्पेरिकल फॉर्मूला, Na कितने होंगे बेटा हमारे पास 2, अगला कौन है सल्फर, वो 1 ही रहेगा। ठीक, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 20, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे बेटा 14। ठीक है, कितनी बार समझ में आ गई, तो Na2SH20O14, ये हमारा क्या बन गया बेटा, देखो है ना एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर बेटा आप यहाँ से, अब देखो हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, है ना, एम्पेरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की तरफ। तो इसमें बेटा देखो एक एन फैक्टर की जरूरत पड़ती है, वो एन फैक्टर क्या होता है, वो कैसे निकालते हैं, वो ध्यान से देखो। ठीक है ना, तो इसका मास भी निकाल सकते हो बेटा आप, है ना, जैसे आप इसका मास निकालोगे तो क्या करोगे, हमारे पास 2Na है ना, और एक Na का कितना होता है 23, प्लस सल्फर का कितना 32, 20H का 20 आएगा। ठीक है, 14 इंटू कितना आ जाएगा 16, आप इन सबको ऐड करो तो आपका देखो जो मास आएगा वो 320 है ना AMU आ जाएगा। ठीक है, तो जो इंपेरिकल मास है वो 320, और आपको जो मॉलिक्यूलर मास है बेटा वो भी इतना दे रखा है 320। तो यहाँ से जब आप इसको निकालते हैं हम एन फैक्टर, तो एन फैक्टर बराबर क्या होता है, एन इक्वल टू, है ना, आपके पास जो बनेगा, क्लियर, तो वो होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो एन फैक्टर जो हमारे पास आएगा, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन, है ना, एम्पेरिकल मास। क्लियर पॉइंट बेटा, तो इस तरीके से जो हमारा बन के आया ये यहाँ से क्या जाएगा 322 डिवाइडेड बाई 322 इक्वल टू 1। तो जो एन की वैल्यू आई वो हमारे पास क्या आ गई 1। ठीक है बेटा, तो ये एन से क्या होता है, एन का फैक्टर मतलब क्या होता है वो अभी एक बार बता दूं, पूरा न्यूमेरिकल कर दूं, फिर एन के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब यहीं से देखो चीज क्या बनेगा हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, इक्वल टू होता है एन इंटू, है ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू, है ना, एन इंटू मॉलिक्यूलर वो एन इंटू एम्पेरिकल, वो सेम इसी तरीके से, तो जैसे मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास इक्वल टू एन, वही सेम। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एन के मल्टीप्लाई में क्या आएगा एम्पेरिकल मास, और एम्पेरिकल मास किसका होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला का, तो वही चीज है, तो एन इंटू एम्पेरिकल मास की जगह क्या हो गया, फॉर मास का क्या होगा, कोई ना कोई भाई जो मास निकल के किसी फॉर्मूले का ही तो होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूले का एम्पेरिकल मास होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मॉलिक्यूलर मास, ये चीज बन गई। तो अब आप देखो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बताना है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन जाए, एन की वैल्यू कितनी आई 1 इंटू इम्पेरिकल फार्मूला क्या है हमारे सामने बेटा देखो, है ना, Na2S हाइड्रोजन 20 और O14, आपको ये दे रखा है बेटा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई आपके पास O14। ठीक है, तो ये हमारी चीज है। अब ये इस 1 से मल्टीप्लाई करो, मतलब सोडियम एटम कितने हैं 2, और 2 को 1 से करोगे तो भी क्या रहेगा 2 ही रहेगा बेटा। क्लियर, सल्फर एटम कितने हैं बेटा 1, 1 को 1 से करोगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, हाइड्रोजन 20 ऑक्सीजन 40, आपका आगे समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो इम्पेरिकल फॉर्मूला है देखो, जो इम्पेरिकल फॉर्मूला था उसका जो मास था 322, फॉर्मूला मास हमको क्वेश्चन में गिवन था बेटा, मॉलिक्यूलर मास सॉरी, है ना, वो भी 322। तो एक क्या होता है ये इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले के एक रिलेशन होता है, ठीक है, मास का भी और फार्मूला का, कि मॉलिक्यूलर मास अपॉन इम्पेरिकल मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन इम्पेरिकल फार्मूला इक्वल टू किसको होता है एन के। एन क्या है, एन फैक्टर क्या चीज है, आप देखो मैं इस तरीके से बताता हूँ एन फैक्टर क्या चीज है आप समझ पाओ। जैसे याद है हमने क्वेश्चन किया था वो CH3COOH, तो कार्बन कितने हैं जी 2 ओवरऑल, हाइड्रोजन कितने हैं जी 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को इकट्ठा कर दिया, तो मतलब कहने का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही तो है ये, बस इकट्ठा कर दिया। लेकिन इसको जब सिंपल मोलर रेशो में किया हमने तो ये क्या बना 1 2 और 1। ठीक है, ये क्या था एम्पेरिकल फॉर्मूले का रेशो, ये क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का रेशो। तो एन क्या होता है, देखो आपने इसको क्या करा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को 2 से डिवाइड किया तो आपको एम्पेरिकल आ गया, या मैं कहूँ जी इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये बन जाएगा। तो देखो 1, ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूले का रेशो है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कार्बन कितने हो जाएंगे 2, तो वो ऊपर दे रखे हैं, हाइड्रोजन 2 है 2 से करोगे 4, ऑक्सीजन 1 है 2 से करोगे 2। तो एम्पेरिकल फॉर्मूले को
है ना। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बताता है, मिनिमम रेशियो ऑफ द एटम्स व्हिच आर मॉलिक्यूल व्हिच मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड, है ना। मॉलिक्यूल जिन एटम से मिलकर बने हैं उन एटम्स का मिनिमम होल नंबर रेशियो, और उसको आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो एन फैक्टर होता है। एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कितने एटम होंगे वो आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, मॉलिक्यूलर मास भी गिवन था, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने टेबल से निकाला, उसका मास हमने खुद निकाला। एम्पेरिकल मास और मॉलिक्यूलर मास गिवन था, इन दोनों मॉलिक्यूलर मास अपन एम्पेरिकल मास से एन फैक्टर आ गया। एन समझ में आया, वो एन फैक्टर कौन सी चीज है, वो ये है। आप सोचो यहाँ एन की वैल्यू 1 है, तो मैं यहाँ अगर 1 रखूँ तो एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर दोनों का रेशियो सेम हो जाएगा, नहीं? तो इसीलिए क्या हुआ, अब हमारे पास एन फैक्टर आ गया। क्लियर। तो एन फैक्टर से हम क्या कर लेंगे बेटा आपको, कि मॉलिक्यूलर फॉर्म वही एन इक्वल टू क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला एन की जगह 1 रखाएंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें पता है 1 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसकी हेल्प लेके आप समझ सकते हो ये एन फैक्टर क्या होता है, और एन से एम्पेरिकल फॉर्मूला या एम्पेरिकल मास को मल्टीप्लाई करने पर कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलता है। तो ये देखो ये कंबाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना। अभी आप देखो कल जैसे हमने कहा था उससे आपको ये क्लियर हो जाता है एम्पेरिकल फॉर्मूले से कि उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, चीजें क्या है। तो इससे तो वो क्लियर नहीं हो रहा ना अभी बेटा, इससे तो पता नहीं चल पा रहा। तो इसकी हिंट, ये तो क्या हुआ एम्पेरिकल की तरह ही मॉलिक्यूलर हो गया, ठीक है, लेकिन इसकी हिंट में ये काम आएगा, ऑल द ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट। तो इसमें जितने भी हाइड्रोजन है वो अब 20 हाइड्रोजन है, और वो किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। तो आपको पता है 20 हाइड्रोजन एटम और 10 ऑक्सीजन एटम मिलकर क्या बनाएंगे, 10 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेंगे। और वो सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है वो किसकी फॉर्म में मिलेंगे आपको बेटा, क्रिस्टलाइन की फॉर्म में। ये तो कहना है देखो, ऑल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट विद ऑक्सीजन एज ए वाटर, है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन का फॉर्म है। तो देखो 20 हाइड्रोजन के कितने पानी बनेंगे बेटा, है ना, 10H2 तो आ गए। अब आप देखो क्या बचा आपके पास, Na2 बचे, है ना, सल्फर भी 1 का 1 ही बचा, हाइड्रोजन 20 के 20 यहाँ आ गए, ऑक्सीजन 14 थे, 14 में से 10 यहाँ आ गए, कितने बचे, 4। तो देखो ये बन के हमारा क्या तैयार हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो ये आपको एकदम क्लियर हो रहा है, इस 2 सोडियम आइन 1 सल्फेट आइन से मिलकर सोडियम सल्फेट बनाएंगे, ये एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनेगा, और उसके क्रिस्टल के लैटिस के बीच में 10 वाटर के मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाएंगे एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ऊपर भी बोला ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट, समझ आ गया बेटा। तो देखो इस तरीके से ये क्वेश्चन है हमारा जो हमारे आज, तो हमारे देखो ये पूरा एक टॉपिक हुआ एम्पेरिकल फार्मूला निकालना, मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहली बात एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है, और अगर किसी एम्पेरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूले का जिन एटम से मिलके बने हैं उनका परसेंटेज रेशो दे रखा है, तो उसके बेसिस पे एम्पेरिकल फार्मूला निकालना, उससे एम्पेरिकल मास निकालना। एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है, मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल मास से डिवाइड करेंगे तो एन फैक्टर आ जाएगा। वो एन फैक्टर क्या बताता है कि एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर मास में क्या अंतर है, क्या रेशियो में क्या डिफरेंस है। तो वो यहाँ 1 आया, तो हमने क्या करा, उसी एम्पेरिकल फॉर्मूले को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हमें मेंशन नहीं कर पा रहा कि ये कौन है क्या है, पता नहीं चल पा रहा था। तो उसकी हिंट इन्होंने यहाँ दे रखी थी कि इसमें जितने भी ऑक्सीजन है, वो सॉरी जितने भी हाइड्रोजन है वो वाटर की तरह प्रेजेंट है। तो 20 हाइड्रोजन के 10 वाटर हमने अलग निकाल दिए, जो बचा उसको लिख दिया, तो हमें एक क्लियरिटी आ गई, Na2SO4.10H2। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन। ओके, चलो बच्चों आप बताओ बच्चों, ये पूरा न्यूमेरिकल हुआ, थोड़ा सा लेंथी था, आपको समझ में आया? हाँ जी बच्चा, एक बड़ा, सब बच्चों को हो गया क्लियर? प्रीति क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी प्रीति। चलो गौरव बेटा, गौरव एंड ऋतिका बेटा, ऋतिका, हाँ चलो बेटा, है ना, और किसी को कोई मतलब आगे बढ़ो, ईशा वगैरह है, ईशा बेटा, चलो बेटा, और देव, देव, देव समझ में आया? चलो वंदना, चलो। तो बेटे देखो इस तरीके से आज हमारा ये टॉपिक हुआ कंप्लीट, ठीक है, कि हमारा टॉपिक था व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला, एंड हाउ इन व्हाट वे we can get the molecular formula and the empirical formula if the percentage ratio of the elements are given in a molecule। मतलब कहने का ये किसी मॉलिक्यूल जिन एटम से मिलकर बना है अगर उनका परसेंटेज रेशियो दे रखा है बाई मास,
ठीक है, या गिवन मास दे रखा है तो हम उसकी हेल्प लेके कैसे उस मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है पॉइंट? चलो, तो देखो बेटा हमारा ये होगा। अब क्या है, अगला टॉपिक तो कल ही स्टार्ट करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टोइकियोमेट्री, रिएक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ठीक है बेटा, क्लियर? मतलब मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स होते हैं जो रिएक्शन पे बेस करते हैं, वो तो कल ही लेंगे। बट उससे पहले बेटा आज कुछ एक दो प्रॉब्लम बच्चों ने मुझे भेजी थी, वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना बेटा? तो जिससे अपना वो जो रिमेनिंग टाइम है वो भी कवर हो जाएगा और प्रॉब्लम भी डिस्कस हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। आज थोड़ा स्टार्टिंग में क्लास थोड़ा डिले हो गई थी या थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो रहा था, कई बार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, हो नहीं पा रहा था। चलो कोई नहीं। हाँ जी बच्चों, आप देखो। हाँ, क्या नाम है प्रीति बेटा, वो क्वेश्चन बताओगी कल वाला जो था ये? हाँ जी प्रीति, बोलोगी बेटा? धीरे धीरे बोलना है ना, हाँ बोलो। हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं, बता दो। कुछ शायद ऐसे था, 200 मिलीग्राम ऑफ CO2। बताओगे बेटा क्या था क्वेश्चन? हाँ, फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 molecules are removed, how many moles of CO2 are left? ठीक है बेटा, देखो तो कहने का मतलब, देखो इनके क्वेश्चन को पहले हम फिगर आउट कर देते हैं, मतलब डायग्राम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए किसी चैम्बर में, ठीक है, कोई चैम्बर है हमारे पास, उसमें हमें CO2 गैस फिल करके दी गई है। ठीक है बेटा, इसमें गैस हमारी कौन सी है? CO2 गैस है। ठीक, और वो हमें कितनी दी गई है? जो टोटल अमाउंट है वो 200 मिलीग्राम है। क्लियर पॉइंट? इसमें से CO2 के जो मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिए गए, दैट इज 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ये रिमूव कर दिए गए, निकाल दिए गए। ठीक है, इनके निकालने के बाद है ना, इस चैम्बर में बेटा जो मॉलिक्यूल बचे CO2 के, है ना, रिमेनिंग मोल्स ऑफ CO2 आपको बतानी है। ठीक है, तो देखो जो CO2 टोटल ली थी वो तो ग्राम में दे रखी है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल निकाले वो ग्राम में नहीं, वो बताइए कितने मॉलिक्यूल निकाले, कितनी CO2 ली वो तो इन्होंने मिलीग्राम में बता दी। और जो CO2 कम करी बेटा वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में बताई। और जो बची CO2 उसका इन्होंने क्या पूछा? मोल्स पूछा, तो कंबाइंड कर दिया इन्होंने, बड़ा। तो देखो इस न्यूमेरिकल को अप्रोच करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, लेकिन आंसर तो सेम आना चाहिए। ठीक है नहीं? तो देखो वो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्योंकि देखो जो रिमेनिंग ऑफ CO2 है वो आपको मोल में बतानी है। तो या तो एक इसका तरीका ये है, आप इसको मोल में कन्वर्ट कर लो, तो CO2 जो आप ले रहे हो टोटल अमाउंट, टेकन अमाउंट है, वो मोल्स में हो जाएगा। जो आपके पास ये मॉलिक्यूल जो रिमूव कर रहे हो वो भी मोल्स में कन्वर्ट कर लो, और जो टेकन अमाउंट भी मोल्स में आ गया, रिमूव अमाउंट भी मोल्स में आ गया, इसमें से ये रिमूव कर दो, जो बचेगा वो अपने आप ही मोल्स निकल के आएगा। सिंपल सा पैटर्न तो बेटा यही है, सबसे अच्छा तरीका। ठीक है ना बेटा, क्योंकि आंसर मोल में पूछा है, सबसे सिंपल। अगर इसमें अगर ग्राम पूछता तो हम इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेते, ये ग्राम मिलीग्राम से ग्राम कर लेते। क्योंकि देखो डिडक्शन जब करोगे आप, टेकन CO2 और रिमूव CO2, तो उनका जो यूनिट्स हैं वो भी तो सेम होनी चाहिए। ठीक है ना बेटा? और हम सबसे अच्छी चीज ये है कि जो जिसमें हमें चाहिए मोल्स ऑफ CO2, मोल्स कन्वर्ट कर लो। तो देखो बेटा, आप जानते हो 200 मिलीग्राम को सबसे पहले तो आप ग्राम में कन्वर्ट करो। तो 200 मिलीग्राम को जब आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10 to the power 3 ग्राम बन जाएगा, सबसे पहली चीज। 200, भाई कोई भी चीज है मिलीग्राम में, उसको आप ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? 1000 से डिवाइड, नीचे से डिवाइड, नीचे वाले 1000 को ऊपर लाओ, 10 to the power -3, तो ये CO2 होगी।
अब हम क्या जानते हैं बेटा, देखो जो 44 ग्राम CO2 होती है, 44 ग्राम CO2, क्योंकि CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 44 AMU है, ठीक है नहीं। CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा निकल के, देखो कार्बन का 12, 16 प्लस 16, 16 16 32, 32 और है ना, ये क्या होगा 44। तो AMU में तो हो गया मॉलिक्यूलर मास, और इसी को ग्राम में ले लेंगे, मोलर मास बन जाएगा, ठीक है। हमने वही 44 ग्राम ऑफ CO2 है ना इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, 1 मोल ऑफ CO2 होता है बेटा। तो इसीलिए हमारे पास क्या बनेगा, कितनी दे रखी है ये, 200 इंटू 10⁻³ क्या, ग्राम ऑफ CO2। दैट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 200 इंटू 10⁻³ इंटू 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 44, ठीक है बेटा। अब आप इसे देखो, ये सीधे सीधे 100 से जाओगे तो 22 आ जाएगा। तो हमारे पास ये बन गया है ना 1/1, इसका जो बन के आएगा देखो कितना बन के आएगा यहाँ से, हमारी सिचुएशन 1/22 इंटू, और ये कितना बनेगा देखो बेटा, इसको करोगे तो 10⁻⁻1 रह जाएगा, वही माइनस, ये 10⁻⁻3 है, ये 100 है तो 10⁻⁻1 रह जाएगा, ठीक। और 10⁻⁻1 को अगर मैं करूँ तो नीचे आ गया, मतलब 1 है ना 220 मोल्स। ये बताओ इतना बन जाएगा, बताओ यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ जी आदित्य बेटा, यही आएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं। हाँ जी आदित्य, यहाँ तक के पोर्शन में कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही तुम्हें, सही है, सही जा रहा हूँ ना। चलो भाई, 44 ग्राम CO2 बराबर 1 मोल, ये मिलीग्राम को ग्राम में मतलब इतने मिलीग्राम, इतने ग्राम बराबर कितने, तो 200 इंटू 10⁻³ अपॉन 44, 2 से 2 गया 22, ठीक 100, हाँ इतनी आएगा। चलो अब देखो बेटा, ये हमें मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो हम जानते हैं बेटा किसी भी चीज के 6.022 इंटू जो 23 है ना मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 जो होंगे बेटा, दैट इज इक्वल टू 1 मोल होगा। अब यहाँ कितने दे रखे हैं हमें, 10⁻21 मॉलिक्यूल्स, तो ये क्या बनेगा, 10⁻21 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 बन जाएंगे, ठीक है बेटा, क्लियर। तो अब इसको करोगे तो देखो ये भी हम नीचे वाले ऊपर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा देखो 1 पॉइंट, ये हमारे पास जो बन के आएगा 1/6.022, ये नीचे वाले ऊपर जाएंगे 10⁻⁻23 हो जाएंगे, -21 पहले से है, ठीक है बेटा। -23 और प्लस का 21 क्या बचेगा, -2 बचेगा, क्लियर। और -2 का मतलब आप समझते हो कि नीचे हम 100 और ले आए, भाई -2 मैं डायरेक्टली कर दूं बेटा, -2 का मतलब हो गया नीचे की तरफ 100, ठीक। और 100 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज क्या बन जाएगी, आप बताओ बेटा मुझे, 602.2 बन जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है, तो 2 डेसिमल इधर आ गए, हमारे पास ये बन गया, तो इतने क्या बन गए, मोल्स। तो आपके पास देख रहे हो बेटा, जो टोटल अमाउंट है वो तो 1/222 है, ठीक है, 1/220, सॉरी, ये तो है लेने वाला अमाउंट, ठीक है। ये हमारे पास वो CO2 है जो मॉलिक्यूल को हमने मोल में बदल दिया, अब इसमें से ये डिटेक्ट कर दो, तो रिमेनिंग ऑफ CO2, जो रिमेनिंग मोल्स ऑफ CO2 क्या होगा, टेकन मोल्स, है ना, जो क्या होगा टेकन, या ऊपर ही कर दो यहाँ पे, टेकन मोल्स ऑफ CO2 माइनस, ठीक है, रिमूव्ड मोल्स ऑफ CO2। अब टेकन मोल्स कितने हैं बेटा, देखो 1/220 माइनस, ये कितना हो जाएगा 1 है ना 602.2। अब आप इनको LCM लेके सॉल्व करते रहना बेटा, ठीक है, तो आपका निकल के जो आएगा आप कर लेना, ठीक है बेटा। अब आप इसको घर बैठ के थोड़ा एक बार सॉल्व करना और आंसर बताना। तो प्रीति एक बार बताना इसका आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर जो है बताओगे बेटा कितना, 2.38 था आई थिंक, इंटू 10⁻³ है, अच्छा 2.88 इंटू, हाँ 88 इंटू 10⁻³ है ना। हाँ तो बच्चे लोग, आप लोग जो है एक बार इसको सॉल्व करना, ठीक है। मैंने तो देखो सिंपल फंडा है, हमें आंसर मोल में चाहिए था, तो मैंने जो रिमूव्ड मॉलिक्यूल थे उनको मोल बना दिया, जो टेकन मास था CO2 का वो मास में था, उसको भी मोल बना दिया।
मोल में से मोल डिटेक्ट करोगे तो जो रिमेनिंग सीओटी आएगी वो मोल्स में तो आएगी, वही हमें पूछा था। तो एक बार आप घर बैठ के बेटा इसको सॉल्व करना और आंसर चेक करना कि इतना आता है कि नहीं, और एक बार प्रोसीजर को भी इसको एक बार देख लेना जवाब खुद करो। वैसे तो मिस्टेक आपके सामने है, सारा सारा सब आपके सामने हुआ है, कुछ गलती हो रही हो यहाँ तक तो आप बताओ, बाकी इसको सॉल्व करना, आंसर देखना। ठीक है, ये सेम मिलता है कि नहीं, क्योंकि कल करके देखा था तो आंसर ये सेम आ नहीं रहा था। तो एक बार आप सब बच्चे देखना, कल इस पे पूछ लेंगे कि आंसर यही मिला या कुछ और मिला, कुछ और मिला तो वो पूछ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक तो क्वेश्चन इनका ये था, और भी कोई दूसरा क्वेश्चन था प्रीति बेटा? यही था? अच्छा ठीक है, वो क्या था बताना। अच्छा ओपन में तो मैं एक बार रिमूव कर, चलो तुम बोलते इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक चार्ज दे रखा है। हाँ कितना दे रखा है बेटा? ठीक, अच्छा और फिर क्या पूछा है? ठीक ठीक, तो ओके कॉपर आयन पे पूछा है हाँ? देखो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दे रखा है 1.6 के आगे क्या दे रखा है बेटा? 1.6 इंटू 10 टू द मतलब 1.6 के आगे भी कुछ दे रखा है? हाँ है ना, -19 कोलम। कोलम को शॉर्ट में सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, मैंने वही लिख दिया। तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बेटा ये दे रखा है, क्लियर आपको? और एक कंडीशन और कुछ थोड़ी दिया है, फिर तो पूछा है सीधा, है ना? हाँ क्या पूछा है बेटा, दोबारा बताना एक बार, दोबारा रिपीट। और एक मिनट, हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट ऑन 0.1 मोल ऑफ, हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट ऑन 0.1 मोल्स ऑफ Cu, 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव? 2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो हमारे पास बेटा एक 2 पॉजिटिव आयन है, तो इस पे कितने यूनिट चार्ज होगा? क्लियर है? देखो बेटा हम जानते हैं, जैसे हमारे पास क्या होता है, देखो ये आपको एक हिंट दी है बेटा, यहाँ एक चीज यहाँ से पता चलेगा हमें, एक चीज यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, कैसे कि हमारे पास सीधी सी है, जो कॉपर होता है बेटा उस पे जो चार्ज, उस पे वो न्यूट्रल होता है ना, कोई भी जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। कॉपर 2 पॉजिटिव कब बनेगा? जब कॉपर हमारे पास है ना 2 इलेक्ट्रॉन, 1 कॉपर एटम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तभी तो कॉपर 2 पॉजिटिव बनेगा। और यही चीज अगर मैं मोल की बात करूं, अगर मैं इनको किस में ले लूं, यहाँ पर ये जो 1 है ये मोल्स में हो, कि हमारे पास 1 मोल्स कॉपर एटम है, 1 मोल्स ऑफ है ना कॉपर एटम, तो यहाँ पे हम 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। जब 1 कॉपर एटम बेटा 2 इलेक्ट्रॉन को कर रहा है, तो 1 मोल कॉपर एटम 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे कि नहीं? इतनी बात बताओ समझ में आएगी नहीं? तो जो कॉपर एटम पे जो चार्ज डेवलप होगा बेटा 2+, वो इन्हीं की वजह से तो होगा। जैसे आप जानते हो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 यूनिट निकाल देता है, 11 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तभी तो 1 यूनिट पॉजिटिव होता है। पॉइंट आ गया समझ में? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? अब आपसे वो कहना चाह रहा है कि जो यहाँ पे हम कॉपर ले रहे हैं वो 1 नहीं है, बल्कि कितना है? 0.1 मोल्स ऑफ कॉपर है, 2 पॉजिटिव। इतनी बात बताओ समझ में आ गई कि नहीं आई? तो देखो एक यहाँ का चीज भी दे रखी है, एक यहाँ की चीज भी दे रखी है, दो दो चीजें दे रखी है। समझ में आ गया? तो बेटा हम पहले ये निकाल लेना कि अगर 1 मोल कॉपर जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो उस पर कितना चार्ज डेवलप होता है? ठीक है, 1 मोल कॉपर अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकालता है तो क्या कितना चार्ज डेवलप होता है? फिर हम निकाल लेंगे 1 मोल के में 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पे इतना चार्ज डेवलप होता है, तो जी 0.1 मोल पे कितना चार्ज डेवलप होगा? तो प्रीति क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया आपको? तो हम देखो क्या करेंगे, हमें बताइए जी 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो इतना होता है, तो आप 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज निकाल सकते हो।
बिल्कुल सिंपल सा है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो है वो तो इतना है बेटा हमारे पास, इतना है कि नहीं, ये बताओ। तो मैं यहां से कहूं चार्ज ऑफ, है ना, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनका चार्ज कितना होगा, वही 1 मोल का मतलब क्या होता है, 6.022 इंटू 23 होता है कि नहीं। तो वो चार्ज क्या आएगा बेटा, देखो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.022 इंटू 23 होगा कि नहीं होगा, आप मुझे बताओ। हाँ जी प्रीति, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज इतना निकाल के आएगा कि नहीं आएगा। देखो ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आता है 96,482 आता है। वैसे अगर आप एकदम एग्जैक्ट यूनिट देखोगे तो 96,482 या 92 आता है, 92 आता है। तो उसको जो राउंड फिगर बनाई गई है वो क्या बोला है ना, 96,500 कूलम बना दी जाती है, ठीक है, राउंड ऑफ करके। क्लियर, आप कर लेना जो भी कैलकुलेट करके आए, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आए आपकी, है ना। तो ये क्या है, ये जो वैल्यू निकल के आ रही है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का है ना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का जो चार्ज है वो इतने कूलम है बेटा। तो आप 2 मोल का चार्ज निकाल सकते हो, ठीक है, और फिर आप इसको कन्वर्ट कर देना। तो एक बार आप, मैं पूरा नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैंने ये थोड़ा क्या है बेटा, देखो इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है ना, लेकिन ये क्या होता है कि आपकी जो एडिशनल बुक्स है उसमें ये क्वेश्चन दे रखा होगा, अभी कॉम्पिटिशन में इस टाइप के सवाल आते हैं, हमारे बोर्ड तक इस टाइप के नहीं आते, लेकिन कोई इतना हार्ड भी नहीं है, मेन होता है क्वेश्चन का लॉजिक समझना, ठीक है। तो अब आप इसको थोड़ा ध्यान देना, जो मैंने अभी यहाँ बनाया था, ये वाला हिस्सा जो बनाया है, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे पता है आपसे मिस्टेक हो सकती है, आंसर शायद सेम आए या नहीं आए, ठीक है। इसका आंसर कितना दे रखा है वैसे, मैं और बच्चों के लिए वो हो जाएगा बेटा, इसका आंसर कितना दे रखा है, जो करेंगे कम से कम अपना आंसर चेक कर सकते हैं। हाँ जी प्रीति, 0.2 फेराडे। अच्छा, तो फेराडे देखो क्या होता है बच्चों, वो और बता दूं मैं आपको। ये जो देखो, आपने जो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसको जब 1 मोल क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो आता है इसको बोला जाता है 1 फेराडे। 1 फेराडे जो चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू 96,500 कूलम। ठीक है, सब बच्चों समझ में आया कि जी 1 फेराडे क्या होता है। 1 फेराडे, है ना, तो मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का जो चार्ज होता है, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है, दैट इज, अगर वैल्यू बोले तो ये होती है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के चार्ज को जो एक टर्म दी गई, वो टर्म दी गई 1 फेराडे। तो 1 फेराडे इक्वल टू दिस। तो पहले आप चार्ज निकाल लेना, दिस चार्ज इक्वल टू 1 फेराडे, और जो चार्ज आपका आए यहाँ से क्या वो बराबर कितने फेराडे, तो इतना आएगा 0.2 फेराडे, ठीक है। तो सभी बच्चों, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो आप इसको एक बार करके देखना घर पे जरूर ध्यान से, ठीक है, और देखना आंसर ये आता है। दोनों न्यूमेरिकल के आंसर आपको, ये तो मैंने पूरा कराया भी नहीं है, वहां तो बस एक छोटी सी पहले से पहले न्यूमेरिकल में एक छोटी सी कैलकुलेशन छोड़ी है बेटा, ठीक है, वो आपको करनी है, देखना है आंसर वो आना है कि नहीं। यहाँ पे मैंने बस आपको हिंट दी है न्यूमेरिकल की, ये हिंट है पूरी, ठीक है, और इस हिंट के बेसिस पे, और जो फ्राइडे में आंसर था, फ्राइडे क्या होता है वो बता दिया। सॉल्व अब आपको करना है, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, सवाल आपको समझ में आया नहीं आया, कैसे करना है कल डिस्कस करेंगे, है ना। और आंसर देखना है, आंसर इसलिए बता दिया कि आप लोग घर पे करना, ये आ जाता है तो बहुत अच्छा है, जिनका नहीं है, जिनको एज ए डाउट रहे, हम कल फिर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो बताओ बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया, मतलब कैसे करना है, क्या करना है, क्या गिवन है, कैसे करना है, ईशा बेटा आया समझ में ये? ठीक है, हाँ एक बार ट्राई करके देखना बच्चों, ठीक है, फिर देखना, कोई कोई बात नहीं है, मतलब हमें हमें तो क्वेश्चंस में क्या, मतलब एग्जामिनेशन में क्या होता है बेटा, अननोन क्वेश्चन आते हैं, तो अननोन क्वेश्चन हम कैसे कर पाएंगे, एक बार जब ट्राई करेंगे, देखेंगे, समझ के, कॉन्सेप्ट समझ के, जैसे जैसे गलती तो हो जाएगा, फिर उसको सुधार लेंगे, ठीक है ना, लेकिन हमें करना सीखेंगे अननोन सवाल। चलो बेटा, ठीक है, चलो बच्चों, तो हमारा आज का तो काम हुआ कंप्लीट, तो आप जल्दी से क्विट कर दीजिए, मुझे 12 बजे एक क्लास और लेनी है, 1 बाय 1 में जल्दी से।